आज इस क्लास में उपस्थित कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बायोलॉजी की क्लास के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे परागकोश का स्फुटन और परागकण की संरचना किस प्रकार से होती है। अभी तक हमने बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर से क्या पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा है पुंकेसर की संरचना कैसी होती है, हमने पढ़ा है परागकोश की अनुपस्थित काटते हैं तो उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है, और बीजाणु मात्र कोशिकाओं से किस प्रकार से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो क्या आप बता सकते हो कि एंजियोस्पर्म में या आवृतबीजी पादपों में कुल कितने प्रकार के पराग शतुष्क का निर्माण होता है? कुल कितने प्रकार के पराग शतुष्क एंजियोस्पर्म में बनते हैं? तो आपने पढ़ा है कुल 5 प्रकार के पराग शतुष्क का निर्माण लघु बीजाणु जनन के द्वारा होता है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 चतुष्फलकीय द्विपार्श्विक, नंबर 3 टी आकार का रेखिक प्रकार का, समद्विपार्श्व प्रकार का। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक बीजपत्री पादपों में पाया जाने वाला सामान्यतः कौन से प्रकार का पराग शतुष्क होता है? एक बीजपत्री पादपों में सामान्यतः कौन से प्रकार का पराग शतुष्क पाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? समद्विपार्श्व प्रकार का। ठीक इसी प्रकार से हेलोफिल्स गण के पादपों में कौन से प्रकार के पराग शतुष्क मिलते हैं? तो इसका आंसर क्या होता है? अरेखिक प्रकार के। तो इस प्रकार के कुछ टॉपिक हमने इससे संबंधित पहले पढ़ रखे हैं। जब परागकोश का पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो ये एक परागकोश है। सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाने वाला परागकोश कितने पालियों से निर्मित होता है? 2 पालियों से। मालवेसी में कितने का होता है? 1 पाली का होता है। जब ये परागकोश पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, उसमें बीजाणु लघु बीजाणु का निर्माण या विकास कंप्लीट हो जाता है, उस स्थिति में ये परागकोश फटता है और फटने के फलस्वरूप इस परागकोश में उपस्थित परागकण, जिसको हम लघु बीजाणु भी कहते हैं, वो बाहर की ओर निकलते हैं। परिपक्व परागकोश कौन सा? परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने की क्रिया को परागकोश स्फुटन कहते हैं। हम परागकोश स्फुटन भी कह सकते हैं, परागकोश परिस्फुटन भी कह सकते हैं। कब फटेगा? जब वो परिपक्व होगा। क्या फटेगी? भित्तियाँ फटेगी। अब इन भित्तियों के फटने के आधार पर स्फुटन कितने प्रकार का हो सकता है? प्रकार देखते हैं हम, क्योंकि किसी भी स्थिति में फट सकता है। कई बार हम देखते हैं कि ऊपर से परागकण एक बौछार के रूप में बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। कई बार इसके आधारीय सतह से भित्ति फट जाती है, फिर बाहर निकलते हैं। कई बार इसमें दरारें उत्पन्न होती है। तो इस भित्ति के फटने के आधार पर परागकोश का स्फुटन कई प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार हैं मुख्य रूप से? तो स्फुटन की विधियाँ उसको कहते हैं। प्रकार को हम क्या नाम देंगे? स्फुटन की विधि। और स्फुटन की विधि में नंबर 1 देखिए पहले, अनुप्रस्थ प्रकार का। दूसरे प्रकार को कहते हैं लंबवत स्फुटन। तीसरे प्रकार को कहते हैं छिद्रमय स्फुटन और चौथे प्रकार को कहते हैं कपाटी स्फुटन। अब ये स्फुटन होता कैसे? क्यों हम इसको लंबवत नाम देंगे, क्यों इसको छिद्रमय कहेंगे, कपाटी कहेंगे, या फिर अनुप्रस्थ प्रकार को देंगे? तो इसको डायग्रामेटिक रूप से इसको समझते हैं। अनुप्रस्थ परिस्फुटन में है क्या? किसकी? परागकोश की भित्ति फटती है, लेकिन फटेगी कैसे? अनुप्रस्थ रूप से। तो ये परागकोश का प्रारूपिक डायग्राम इस प्रकार से ये अपने पूतंतु के साथ में जुड़ करके सीधा खड़ा रहता है। अब स्फुटन कहाँ से हो रहा है? इसकी अनुप्रस्थ भित्ति, इस अनुप्रस्थ काट से इस जगह से भित्तियाँ फट जाती हैं और फटने के फलस्वरूप इस प्रकार की स्थिति में आ जाते हैं। आधा भाग ऊपर की ओर हो जाता है, आधा भाग नीचे की ओर हो जाता है।
मध्य भाग में संयोजी ऊतक है, तो संयोजी ऊतक की सहायता से ये आपस में जुड़ी होगी। आधा भाग ऊपर की हो जाएगा, आधा भाग नीचे की हो जाएगा। जो जिस जगह से ये टूटा है, फटा है, वो कौन सी जगह से है, वो इसके अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ किसको कहते हैं कि जब कोई ऊर्ध्वाधर संरचना है पादप भाग के और उसके समकोण पर कोई काट काटे या स्फुटन हो समकोण पर, तो हम उसको नाम देते हैं अनुप्रस्थ। इसके फटने से बने हुए छिद्र अथवा दरारों के द्वारा परागकण बाह्य वातावरण के अंतर्गत मुक्त होते हैं। इस स्फुटन को नाम देते हैं अनुप्रस्थ स्फुटन। कौन से प्रकार के पौधे में पाया जाता है? तुलसी में स्फुटन होता है, वो कौन सा होगा? अनुप्रस्थ स्फुटन होगा। दूसरा आता है लंबवत स्फुटन। किसको कहेंगे लंबवत स्फुटन? ये परागकोश इस परागकोश से ऊपरी सतह से झिर्रियाँ उत्पन्न होना प्रारंभ होते हैं और कहाँ तक पहुँचेंगे? वो आधारीय भाग तक पहुँचेंगे। इस प्रकार की लंबवत झिर्रियाँ विकसित होती हैं और इन झिर्रियों के माध्यम से, जिनको हम दरार कहते हैं, इन दरारों से परागकण बाहर निकलते हैं। तो पहले जो दरारें उत्पन्न हुई थी वो कैसे हुई थी? अनुप्रस्थ हुई थी। और अब जो दरारें उत्पन्न हुई कैसे हुई है? उस परागकोश के लंबवत हुई है, समांतर हुई है, तब उसको नाम देते हैं लंबवत स्फुटन। कौन से पादपों में देखने को मिलता है? जैसे कपास है, धतूरा है, इत्यादि पादपों में लंबवत स्फुटन। एग्जाम्पल आप आराम से लिख सकते हैं। तीसरा आता है वो छिद्रमय होता है। मकोय के पादप में, जिसके परागकोश लगभग गोलाकार होते हैं, इस प्रकार के होते हैं, द्विपालीवत होते हैं। इसमें ऊपरी छिद्र पर या आधारी भाग पर दरारें विकसित नहीं होकर क्या बनते हैं? छिद्र बनेंगे। और जैसे जैसे पुष्प हिलेगा तो पोतंतु भी हिलेगा। परागकोश में दोलन होने के कारण इन छिद्रों से परागकण बाह्य वातावरण के अंदर मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार के स्फुटन में दरारें उत्पन्न न हो करके क्या उत्पन्न होते हैं? छिद्र उत्पन्न होते हैं और छिद्रों के माध्यम से परागकण बाहरी वातावरण के अंदर मुक्त होते हैं। किस में पाया जाएगा? मकोय में। जो चौथा प्रकार है वो कहलाता है कपाटी। किस में पाया जाता है? बारबेरी। इस स्थिति में क्या होता है कि परागकोश से कपाट विकसित होते हैं। कपाट का मतलब इस प्रकार की संरचना विकसित होगी। इसकी बीच वाली जगह होगी, इस बीच वाली जगह होगी, इस बीच वाली जगह होगी। इसको वॉल्व अथवा कपाट कहते हैं। तो कपाट के माध्यम से होने के कारण इसको कपाटीय संरचना कहते हैं। कपाटीय और लंबवत स्फुटन में फर्क क्या है? लंबवत स्फुटन आधारी भाग से प्रारंभ होगा, आधार तक पहुंचेगा। शीर्ष भाग से प्रारंभ होगा, आधार तक पहुंचेगा और पूरा पूरा भाग एक साथ फटेगा। जैसे मूंग की फली फटती है, दो भागों में फट जाती है, या तो शीर्ष भाग से फटेगी या फिर आधारी भाग से फटेगी। पूरी परागकोश की भित्तियाँ अलग हो जाती है। लेकिन इस स्थिति में अलग नहीं होकर के परागकोश की भित्तियाँ जुड़ी होती है, लेकिन बीच में कपाट विकसित हो जाते हैं, तो उसको नाम देते हैं कपाटीय परिस्फुटन या कपाटीय स्फुटन। इस प्रकार से एक परिपक्व परागकोश, जब उसमें परागकण परिपक्व हो जाते हैं, तब उसका उस संरचना से बाहर निकलना जरूरी हो जाता है। तब परागकोश की भित्तियाँ फटेगी और फटते ही परागकण बाहर आकर के परागण की क्रिया प्रीत हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप निषेचन की क्रिया संपन्न हो सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि परागकोश की भित्ति परिपक्व हो जाती है तो कौन सी स्थिति में फटेगी और किस जगह से फटेगी? तो फटने की स्थिति क्या होगी? जब वातावरण के अंतर्गत शुष्कता उत्पन्न होती है। क्या होगी? शुष्कता उत्पन्न होती है। उस स्थिति में क्या होता है? ये एक तरह की इसकी प्रक्रिया है। हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा हुआ है परागकोश इस प्रकार का होता है, तितलियाकार संरचना होती है। दोनों परागपुट के सम्मिलन स्थान की कोशिका है, क्या कहलाती है? स्टोमियम कोशिका कहलाती है। तो परागकोश के परिस्फुटन की विधियाँ चार प्रकार की होगी। परागकोश
कौन से स्थल से परिस्फुटित होगा या स्फुटित होगा, तो वो कौन सा क्षेत्र होगा, स्टोमियम क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र में होता क्या है, तो हमें संरचना में पढ़ा हुआ है कि इस क्षेत्र की कोशिकाएं दीर्घित होती है। दीर्घित का मतलब होगा लंबी कोशिका होती है, और कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है। इसके पास में स्थित अंतःथीसियम की कोशिका, जिसमें अल्फा सेलुलोज की अनुदैर्ध्य पट्टिका पाई जाती है। ये पट्टिका कैसी है, आर्द्रता ग्रह, तो शुष्क अवस्था में ये सिकुड़ती है। सिकुड़ने से ये कोशिका भी सिकुड़ेगी, इधर वाली सिकुड़ेगी, और ऊपर वाली कोशिका ऊपर की तरफ सिकुड़ेगी। फलस्वरूप इसके मध्य खिंचाव उत्पन्न होगा, और खिंचाव के कारण तनाव उत्पन्न होगा। उस तनाव को ये पतली कोशिका भित्ति युक्त कोशिकाएं सहन नहीं कर सकती, फलस्वरूप इस स्थान से ये फट जाती है। ऊपर की अंतःथीसियम संकुचित होने के कारण ऊपर स्थित परागकोश की भित्ति ऊपर की ओर चली जाती है, और नीचे स्थित परागकोश की भित्ति नीचे की ओर चली जाती है, और इस प्रकार से बने हुए छिद्र अथवा दरार के द्वारा परागकण बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो परागकोश का स्फुटन कौन से स्थल से होगा, स्टोमियम क्षेत्र से। और कब होगा, जब वातावरण के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी, शुष्कता हो जाएगी। और कितने प्रकार से होगा, तो वो 4 प्रकार से होगा, अनुप्रस्थ, लंबवत, छिद्रमय और कपाटी। जब कोई परागकण इस परागकोश से बाहर निकल जाता है, तो ये परागकोश होता कैसा है, आकार कैसा होता है, रंग कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसको हम पढ़ते हैं परागकण की संरचना के अंदर। अर्थात अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, परागकण की संरचना। अभी हमने क्या पढ़ा है, परागकोश का स्फुटन। हम एक प्रारूपिक परागकण की संरचना का अध्ययन करते हैं। प्रारूपिक का तात्पर्य होगा वो अधिकांश पादपों में पाए जाने वाले परागकण की संरचना इसी प्रकार की होती है, तो उसको प्रारूपिक के नाम देते हैं। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, सामान्यतः आकार होता है गोलाकार होता है। इस संरचना को नाम देते हैं परागकण। ये एक सूक्ष्म संरचना होती है जिसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। अब ये परागकण मिलेंगे कहाँ आपको, तो ये जो फ्लावर है इस प्रकार का, आप किसी भी पुष्प को ले सकते हैं जो बड़े आकार का पुष्प है, जैसे धतूरे का ले लिया, गुड़हल का ले लिया, तो इसके मध्य वाली संरचना ये वर्तिकाग्र होगी, जिसको आप आसानी से पहचान सकते हो। इसके पास से स्थित ये एक एकल संरचना जिसको हम पुंकेसर कहते हैं, इस पुंकेसर के ऊपरी भाग में पाए जाने वाला ये क्या है, परागकोश। अब इस परागकोश का परिस्फुटन हो गया है। सामान्यतः ये परिस्फुटन की प्रक्रिया है वो प्रातःकालीन होती है, चाहे किसी भी विधि के द्वारा हो। कुछ परागकण बाहर निकले हुए वातावरण के अंदर वो इसकी सतह पर यहाँ पर चिपक जाते हैं। तो आप प्रातःकालीन जब किसी फ्लावर का ऑब्जर्वेशन करो, उस स्थिति में इस परागकोश के चारों तरफ बहुत सारे परागकण इकट्ठे हुए मिलेंगे, या फिर कुछ परागकण इसके दल की सतह पर लगे हुए दिखाई देंगे। जब हम इस फ्लावर की संरचना को देखते हैं तो इसके आंतरिक भाग पर दल के चारों ओर या दल पर अथवा परागकोश के चारों ओर एक पाउडर नुमा कणिकीय संरचना पाई जाती है। उसी कणिकीय संरचना को हम परागकण कहते हैं। जब उन कणिकीय संरचना को स्लाइड पर लेकर के माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें, तब हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। तो परागकण है क्या, परागकण एक एकल कोशिका, सिंगल कोशिका दिखाई देती है। तो नंबर फर्स्ट हमारा पॉइंट में लिखता जाऊँ साथ साथ में, एकल कोशिका। एकल कोशिका, लेकिन इस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, इस जो केंद्रक है, इस केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, केंद्रक गुणसूत्रों की संख्या होगी n, हैप्लॉइड होता है, अर्थात ये अगुणित संरचना होती है, क्योंकि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये निर्मित होती है। परागकण का आकार कैसा हो सकता है, तो सामान्यतः जब हम आकार के संदर्भ में बात करें, आकार के संदर्भ में बात करें तो
लगभग गोलाकार होता है, प्राय होता है वो गोलाकार होता है। सबसे बड़ा परागकण और छोटे परागकण के संदर्भ में बात करें तो मायोसेप्टिस का परागकण सबसे छोटा होता है, जबकि मिराबिलस जलापा का परागकण आकार में सबसे बड़ा होता है। ये एंजियोस्पर्म के संबंध में विविधता है। तो ये छोटे से बड़े विभिन्न प्रकार के आकार के, विभिन्न प्रकार के शेप साइज के परागकण मौजूद होते हैं, ऐसे मिलते हैं। सामान्यतः इसका आकार गोलाकार होता है, लेकिन कभी कभी कुछ विशेष प्रजातियों में ये परागकण लंबवत भी हो सकते हैं। इस परागकण के बाह्य आवरण को हम दो भागों में विभक्त होते हैं। तो आवरण कितने भागों में विभक्त होगा? आवरण की बात करें, आवरण दो भागों का, एक को नाम देते हैं हम बाह्य चोल या इसको कहते हैं एक्साइन, EXINE, एक्साइन कहते हैं। तो ये जो उबार युक्त संरचना आपको इस प्रकार की दिखाई देती है, अलंकृत संरचना दिखाई देती है, इसको नाम देते हैं एक्साइन या बाह्यचोल। इस बाह्यचोल का निर्माण कैसा होता है? निर्माण होगा बाह्यचोल का वो स्पोरोपोलेनिन से होता है। किससे होता है? स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन हमने कहाँ पढ़ी थी? हमने पढ़ा था जब टेपिटम कोशिका को पढ़ा था, स्त्रवित टेपिटम को पढ़ा था। तो इस स्त्रवित टेपिटम में पोषक तत्वों के साथ में स्पोरोपोलेनिन स्त्रवित होता है। वो किसका निर्माण करता है? परागकण की बाह्य चोल का निर्माण करता है। स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकण विभिन्न प्रकार के कारक जैसे ताप, दाब, pH इत्यादि से इस परागकण की सुरक्षा करता है। विभिन्न प्रकार की pH, क्षारीय माध्यम से सुरक्षा करेगा, अम्लीय माध्यम से सुरक्षा करेगा, दाब कम होगा, ज़्यादा दाब पड़ता है, तापमान ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे घटकों के प्रति, ऐसे कारकों के प्रति स्पोरोपोलेनिन बाह्यचोल के रूप में परागकण की सुरक्षा करने का कार्य करता है। इसी एकमात्र कारण के कारण, किसके कारण? स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकण वातावरण के अंदर लंबे समय तक विद्यमान रह सकता है। विघटन होगा ही नहीं उसका, तो लंबे समय तक विद्यमान रह सकते हैं। इसीलिए परागकण को जीवित जीवाश्म के रूप में हम पढ़ते हैं। जीवित जीवाश्म, जीवाश्म वो होते हैं जो पुराने ज़माने में इस पृथ्वी पर मौजूद थे, उसके अवशेष संरचना मिलती है। और जीवित उसको कहते हैं जो जीवाश्म रूप में भी मिलते हैं और वर्तमान में भी जीवित है। तो हम इस परागकण को किस रूप में मानते हैं? जीवित जीवाश्म के रूप में। इसका लंबे समय तक वातावरण में मौजूद रहने का कारण, इसका विघटन नहीं होने का कारण क्या है? स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन अलंकृत बाह्यचोल होती है, वो अलंकृत होती है। अलंकृत का मतलब होता है उबारनुमा संरचना युक्त होती है, जिसके कारण इसका निश्चित आकार होता है। कभी कभी ये बाह्यचोल अलंकृत नहीं होकर के एक सामान्य इस प्रकार की भित्ति युक्त होती है, अलंकृत भी नहीं होती, तो हम उसको चिकनी भित्ति युक्त बाह्यचोल मानते हैं। तो बाह्यचोल दो प्रकार के होंगे, चिकनी भित्ति युक्त और अलंकृत। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं होता, जैसे इस जगह पर है, इस जगह पर है। तो ऐसी संरचना को नाम देते हैं जनन छिद्र। बाह्यचोल का वो भाग जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता क्या कहलाएगा? जनन छिद्र कहलाता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है जनन छिद्र। क्या लिखेंगे? स्पोरोपोलेनिन विहीन बाह्यचोल का भाग, बाह्यचोल। जनन छिद्र के द्वारा परागकण के अंकुरण के दौरान जनन नलिका विकसित होती है। यदि द्विबीजपत्री पादप का परागकण है तो उसमें जनन छिद्र 3 होंगे, 1, 2, 3। और यदि एक बीजपत्री पादप का परागकण है तो उसमें जनन छिद्र पाया जाता है 1। तो कितना होगा? द्विबीजपत्री है तो 3 जनन छिद्र और एक बीजपत्री है तो 1 जनन छिद्र पाया जाता है। बाह्यचोल क्या करेंगे?
बाह्यचोल परागकण को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेंगे, नंबर 1। दूसरा, इस पर एक विशेष प्रकार की चिपचिपी प्रोटीनीय संरचना पाई जाती है और ये प्रोटीन संरचना भी टेपेटम के द्वारा स्थित होती है। उन प्रोटीनीय संरचना को नाम देते हैं पॉलन कीट। क्या नाम देते हैं? पॉलन कीट। इस पॉलन कीट के कारण क्या होगा? इस परागकण में आकर्षकता बढ़ती है, आकर्षक होते हैं, सुगंधित होते हैं और सबसे बड़ा रोल क्या होता है कि ये चिपचिपे होते हैं। किसके कारण? पॉलन कीट। कहाँ पाए जाएंगे? बाह्यचोल पर क्या होते हैं? ये प्रोटीनीय भाग होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? टेपेटम द्वारा स्रावित होते हैं। इस पॉलन कीट के कारण ही चिपचिपे हुए, तो जैसे ही कोई कीट इसके संपर्क में आता है तुरंत प्रभाव से परागकण उस कीट के शरीर पर चिपक जाता है और चिपकते ही उस कीट के साथ में दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होता है। आकर्षक और सुगंधित होने के कारण कीट उस पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं, जिसके कारण परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। जैसे ही कोई कीट इस पुष्प पर आएगा, सुगंध के कारण आकर्षित होकर आएगा, या फिर ये पुष्प का आकार विशेष प्रकार का है इसीलिए इसकी ओर आएगा, उस दौरान परागकण अपने चिपचिपी प्रवृत्ति के कारण उस कीट से चिपक जाता है। फलस्वरूप परागण की क्रिया इजी वे से हो सकती है। तो पहला भाग कौन सा हुआ? बाह्यचोल। इस बाह्यचोल के आंतरिक भाग पर निर्मित इस एकल परतीय संरचना को नाम देते हैं इंटाइन या अंतःचोल, या तो नाम देते हैं इंटाइन कहते हैं या इसको नाम देंगे अंतःचोल। तो सेकंड नंबर, इंटाइन के बारे में बात करते हैं अपन। अंतःचोल एक पतली परतीय संरचना है। कैसी है? आवरण की सेकंड नंबर की पतली परत। और दूसरा किससे निर्मित होती है? ये पेक्टो सेल्यूलोज से निर्मित होती है। पेक्टोसेल्यूलोज से निर्मित। अब क्या कार्य करेगी ये? अंतःचोल या इंटाइन जब परागकण का अंकुरण होगा उस स्थिति में इस जनन छिद्र से बाहर निकल करके एक नलिका के रूप में बाहर निकलता है, जिसको हम जनन नलिका कहते हैं। तो अंकुरण के दौरान, किसका अंकुरण? परागकण का अंकुरण। अंकुरण के दौरान पराग नलिका, या तो उसको पराग नलिका नाम देते हैं या फिर हम क्या नाम देंगे? जनन नलिका। जनन नलिका का निर्माण। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जब तक जनन नलिका का निर्माण नहीं होता तब तक इस जनन छिद्रों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जो अगेन टेपेटम के द्वारा स्रावित होती है। जब तक ये प्रोटीन उपस्थित हैं तब छिद्र बंद होते हैं, फलस्वरूप इंटाइन का निर्माण नहीं होता। इंटाइन से पॉलन ट्यूब या पराग नलिका का निर्माण नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये परागकण किसी वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो उस वर्तिकाग्र पर पाए जाने वाले एंजाइम के कारण इस प्रोटीनीय पदार्थ का विघटन हो जाता है और विघटन के फलस्वरूप जनन छिद्र मुक्त हो जाता है, खुल जाता है, जिससे इंटाइन नलिका के रूप में बाहर निकलता है। इस जनन छिद्र में पाई जाने वाली इस प्रोटीन के कारण ही वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित होता है। तो परागकण और वर्तिकाग्र के मध्य होने वाली इस क्रिया को हम पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के नाम से जानते हैं। इंटाइन के बाद में बात करते हैं अपन, ये तो हो गया इसका आवरण, अंतःचोल और बाह्यचोल। इस कोशिका का जीव द्रव्य कैसा होता है? तो जीव द्रव्य होता है वो सघन होता है। सघन होने का मुख्य कारण क्या है कि इसमें कई प्रकार के एंजाइम, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि की मात्रा इसके अंदर बहुत ही अधिक होती है। पादप कोशिका है तो रिक्तिका का यदि हम जिक्र करें तो रिक्तिका छोटी होती है। प्रारंभिक अवस्था में कैसी होगी? छोटी।
और रिक्तिका छोटी होने के कारण केंद्र स्पष्ट रूप से बड़े आकार का दिखाई देता है। तो इस प्रकार की संरचना को क्या नाम देते हैं हम? परागकण कहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि इस पॉलन कीट के रूप में पाई जाने वाली प्रोटीन और जनन छिद्र में उपस्थित ये प्रोटीन मनुष्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। वातावरण के अंदर परागकण बहुत सारे उड़ रहे हैं, हम उसको नग्न आंखों से नहीं देख पा रहे, और जैसे श्वसन क्रिया लेंगे हम, श्वसन क्रिया के द्वारा गैस अंदर लेंगे तो उस गैस के साथ में, उस वायु के साथ में परागकण नासिका छिद्र के अंदर प्रवेशित हो जाता है। नासिका क्षेत्र में उपस्थित श्लेष्मा से क्रिया करके ये प्रोटीन, कौन सी जो जनन छिद्र में है या इसके पोलन कीट के रूप में प्रोटीन उपस्थित है, वो प्रोटीन बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद में शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता के द्वारा विशेष क्रिया होती है, जिसके कारण तुरंत प्रभाव से छींकें आना प्रारंभ हो जाती है। लगातार छींकें आएगी तो आँखों से पानी आएगा, नाक से पानी बहना शुरू होगा, शरीर पर लाल रंग के चकत्ते उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगा, जीभ मचलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार के लक्षण इस परागकण के कारण संपन्न होते हैं। इन लक्षणों को नाम देते हैं एलर्जी। ये एक शरीर की अति संवेदनशीलता है। प्रतिरक्षा तंत्र सामान्यतः से अधिक कार्य करता है। क्यों कार्य करेगा? क्योंकि जो परागकण शरीर के अंदर घुसा हुआ है वो शरीर के लिए अनावश्यक है। इसलिए शरीर की पूरा सिस्टम, जो प्रतिरक्षा सिस्टम है, वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, और बाहर निकालने के लिए क्या करेगा? श्वसन क्रिया को तेज से करेगा, फलस्वरूप से क्या आएगी? और शिकों के साथ में ये परागकण बाहर निकल जाएंगे। लेकिन यदि नहीं निकलते हैं तब तक ये प्रोटीन युक्त भाग श्लेष्मा से क्रिया कर देते हैं, फलस्वरूप शरीर में इसके अतिरिक्त लक्षण उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। इस क्रिया को क्या नाम देते हैं? एलर्जी कहते हैं। पराग कणों से उत्पन्न होने वाली इस एलर्जी को नाम देते हैं पराग एलर्जी। क्या कहेंगे? पराग एलर्जी कहते हैं। इस पराग एलर्जी का दूसरा नाम है हे ज्वर। कौन सा रोग उत्पन्न हो गया? हे ज्वर। अब इससे संबंधित प्रश्न कैसे आता है कि एक व्यक्ति प्रातःकालीन घूमने के लिए जाता है, उद्यान में जाता है, और उसी दौरान अचानक उसको जोर जोर से छींकें आना प्रारंभ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आपके विचार से ऐसा क्यों होता है? तो हमारे विचार से ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति को एलर्जी है। किसके कारण? पराग कणों के कारण उसको पराग एलर्जी है। एलर्जी हर किसी व्यक्ति को नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति को धूल के कण से एलर्जी हो सकती है और किसी व्यक्ति को नहीं हो सकती। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की होती है। तो उस व्यक्ति को क्या है? पराग एलर्जी। तो क्या करना चाहिए उसको? बचाव के क्या उपचार है? बचाव के ये हैं कि वो एलर्जन जो कि एलर्जी उत्पन्न कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? परागकण। तो ऐसे क्षेत्रों में जाने से बचे जहाँ पे परागकणों की मात्रा सबसे अधिक होती है। उद्यान में परागकण कहाँ से आए? तो उद्यान के अंदर बहुत सारे पौधे लगे होते हैं, पुष्पीय पौधे लगे होते हैं। प्रातःकालीन सभी पुष्प खिलते हैं, प्रातःकाल में ही परागकोश का स्फुटन होता है। तो अचानक वातावरण के अंदर परागकणों की सांद्रता अधिक हो जाती है, उसकी अधिकता हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, हवा चलने के कारण परागकण धीरे धीरे वहाँ से कम होना शुरू हो जाते हैं। इस कारण उस समय सबसे ज़्यादा एलर्जी के लक्षण विकसित होते हैं। अब क्या इस परागकणों का कोई महत्व भी होता है क्या? तो महत्व होता है, बिल्कुल होता है। क्या होता है कि इस परागकणों के बाह्य पे क्या पाई जाती है? प्रोटीन। और ये प्रोटीन शक्तिवर्धक होती है, एनर्जी को बढ़ाने वाली होती है। इसीलिए कई लोग, जैसे धावक, जो दौड़ने वाले होते हैं, खेल में भाग ले रहे हैं, दौड़ते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, वो इन पराग प्रोटीन का उपयोग अपनी ऊर्जा को वृद्धि करने के लिए किया जाता है, शक्तिवर्धक के लिए किया जाता है। तो उस प्रोटीन का उत्पादन या उस प्रोटीन के प्रोडक्ट क्या बनेंगे? वो प्रोडक्ट बनेंगे या तो कई प्रकार की सिरप जो तरल पदार्थ के रूप में ली जाती है, अथवा इसकी कई टैबलेट बनाएंगे। उस टैबलेट के माध्यम से उस पराग प्रोटीन को ग्रहण किया जाता है। इसीलिए इस सिरप और टैबलेट को पराग उत्पाद के नाम से जाना जाता है। पराग उत्पाद। तो ये एक तरह से मानव के लिए आर्थिक महत्व का टॉपिक हो जाता है। इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने क्या देखा है? परागकोश का स्फुटन और परागकण की संरचना। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे
कि ये परागकण जब वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो इसके अंदर क्या परिवर्तन होता है, अर्थात नर युग्मक द्विज का विकास किस प्रकार से होता है। तो आज के टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।